हेलो, वेलकम टू योर चैनल। आज हम करते हैं महाराष्ट्र सेट के PYQs पेपर 2 एजुकेशन के। ये 7 अप्रैल 2024 के हैं। पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 डैश डैश is not the important supportive component for the problem solving। कौन सा important supportive component प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं है? नॉट पूछा इन्होंने। गाइड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस या प्रैक्टिस। प्रॉब्लम किसी को हम किस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सपोर्टिव सहारा लेने के लिए सबसे कीमती इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नहीं, गाइड। सलाह भी ज़रूरी है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है। अभ्यास करना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए महत्वपूर्ण सपोर्टिव कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नॉट पूछा इसलिए डी होगा। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 स्पीकर गिव इम्पोर्टेंस इन डैश इन लर्निंग। स्पीकर ने किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया लर्निंग में अपनी में? स्टिमुलस को, रिस्पॉन्स को, प्रोसेस को या बिहेवियर को? स्पीकर ने दी है रिस्पॉन्स को सबसे ज़्यादा अपनी लर्निंग में इम्पोर्टेंस। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया को द राइट आंसर। जैसे थॉर्नेट थे, थॉर्नेट और स्पीकर किससे रिलेटेड थे? दोनों रिलेटेड है बिहेवियर से, बिहेवियरिस्ट से, व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद के फादर कौन थे? उनके फादर है A.V. वॉटसन। ठीक। और इनसे एक और रिलेटेड है नाउ। स्नीकर ने भी ऐसे कंसिडर करा था रिवॉर्ड और पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट को द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वो अपनी लर्निंग में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट को इम्पोर्टेंट लर्निंग एक्सेप्ट मानते थे लर्निंग प्रोसेस का। वी टेंड टू लर्न आवर रिस्पॉन्स। हम लर्न कर सकते हैं रिस्पॉन्स से इफ़ इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट, अगर एकदम से ही फॉलो करा जाए रीइंफोर्समेंट। However, Sneaker preferred reinforcement to reward because he had a made difference between the two terms। स्नीकर प्रिफर्ड करते थे रीइंफोर्समेंट को रिवॉर्ड से बिकॉज उन्होंने दोनों में फ़र्क देख लिया था टर्म्स में। रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू स्नीकर, रिवॉर्ड का अकॉर्डिंग मतलब है स्नीकर के, इज अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर associated for the pleasurable event, whereas reinforcement is a natural term।
क्वेश्चन नंबर 28, इज नॉट द अफेक्टिंग फैक्टर टू सोशल लर्निंग। कौन सा अफेक्टिंग फैक्टर नहीं है सोशल लर्निंग के लिए, नॉट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, कल्चर, सोशल कॉन्टेक्स्ट, रिविलेंस ऑफ लर्नर बिहेवियर या मोटिवेशन। सोशल लर्निंग में सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा संदर्भ में है, सामाजिक, लर्नर्स का बिहेवियर क्या से रिविलेंस है, मोटिवेशन प्रेरणा क्या मिली है, कल्चर। नॉट अफेक्टिंग फैक्टर टू सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग के लिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा। तो इसका आंसर यही सही है। सोशल कॉन्टेक्ट होगा, रिविलेंस ऑफ लर्नर्स बिहेवियर होगा, मोटिवेशन भी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू। ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एज, इन्होंने 4 स्टेप दिए थे, अटेंशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स और इमोशन। द थ्योरी अकाउंट्स फॉर द इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स दैट अफेक्ट हाउ पीपल लर्न। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग, एल्बर्ट बंडूरा ने। उन्होंने इसमें देखा था कि लर्निंग जो होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, इमिटेशन के थ्रू होती है, मॉडलिंग के थ्रू होती है। इसलिए उन्होंने इन्फ्लुएंस फैक्टर दिए थे, अटेंशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स और इमोशन। क्वेश्चन नंबर 29, बीवर वाइल डिफाइनिंग गाइडेंस, बीवर जब गाइडेंस को डिफाइन कर रहे थे, ही गिव इम्पोर्टेंस, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी, सेल्फ गाइडेंस को, इंटरेक्शन विद अदर, दूसरों से बात करने के लिए, पर्पस, एडजस्टमेंट, पर्पस के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। तो बीवर ने सेल्फ गाइडेंस जब डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी सेल्फ गाइडेंस को, खुद की गाइडेंस को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आत्म मार्गदर्शन, अकॉर्डिंग टू जॉन बीवर, guidance is a process through which an individual can solve his problems and pursue a path suited to his abilities and aspiration। जॉन बीवर के अकॉर्डिंग गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और एक परस्यू पाथ पे चलता है अपनी एबिलिटीज के अनुसार और अपनी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रेस्पेक्ट टू काउंसलिंग। काउंसलिंग के में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। काउंसलिंग इज इंटरैक्टिव प्रोसेस, काउंसलिंग इज मीनिंगफुल प्रोसेस, इन काउंसलिंग देयर इज नो नीड टू फेस इंटरेक्शन, पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग है एक प्रोसेस जो काउंसलिंग कर हो रही है। काउंसलर कौन है, जो काउंसलिंग कर रहा है, और काउंसली कौन है, जो काउंसलिंग ले रहा है। ये रिसीव कर रहा है तो ये काउंसली है, और जो दे रहा है वो है काउंसलर। तो ये हो गया ये। कौन सा गलत है, काउंसलिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, सही बात है। काउंसलिंग एक मीनिंगफुल प्रोसेस, सही है। काउंसलिंग में फेस टू फेस काउंसलिंग में ज़रूरत नहीं होती, गलत। क्योंकि काउंसलिंग में जो है एक डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, एक इलेक्टिव काउंसलिंग होती है। ठीक, डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, इसमें काउंसलर एक्टिव रोल होता है, काउंसलिंग का पैसिव रोल होता है। तो उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है डायरेक्ट काउंसलिंग में। एक होती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और होती है इलेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो दी थी वो दी थी कार्ल रॉजर्स ने। इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड भी और पर्सन सेंटर्ड भी बोलते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड इसमें जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसमें काउंसलर जो काउंसलिंग दे रहा है वो काउंसलिंग जो ले रहा है उसकी बात सुनता है। तो ये क्लाइंट सेंटर्ड ज़्यादा है। ठीक, और एक होती है इलेक्टिव काउंसलिंग, वो दी थी एफ सी थॉर ने दी थी। इलेक्टिव काउंसलिंग में क्या है,
काउंसलर और काउंसिल दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोलैबोरेशन से काम करते हैं जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो 3 टाइप की काउंसलिंग होती है। तो फर्स्ट वाली काउंसलिंग है जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत होती है, तो काउंसलिंग में नो नीड की बात नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर इन्होंने रॉन्ग पूछा है, इसलिए ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग द वर्क ऑफ नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग NMM for the professional development of teachers will be done through which organization? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है जो वर्क है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग का, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स का, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराया जाए? NCERT के थ्रू कराया जाए, IUCTE के थ्रू कराया जाए, UGC के थ्रू कराया जाए, NCTE के थ्रू कराया जाए? तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराया जाए? कराया जाए NCTE। NCTE क्या है? ये टीचर एजुकेशन की एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंची, ये टीचर एजुकेशन की बॉडी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन? कौन सा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का एडवांटेजेस नहीं है? कंप्यूटर्स आर impartial, self-pacing is possible if the tutorial mode is used, higher cognitive abilities are achievable with the right mode, CAI is instructor independent। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन का लाभ नहीं है? कंप्यूटर बिल्कुल निष्पक्ष है, यदि ट्यूटोरियल मोड का उपयोग किया जाता है तो स्वगति असंभव है, सही मोड के साथ उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं प्राप्त की जा सकती हैं, CAI प्रकाशिक स्वतंत्र है। कंप्यूटर और बिल्कुल निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, सही स्टेटमेंट है। सेल्फ पेसिंग इज इम्पॉसिबल इफ द ट्यूटोरियल मोड इज यूज, यदि ट्यूटोरियल मोड का यूज कर सकते हैं तो स्वयं गति असंभव है, ये भी सही है। हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज आर अचीवमेंट मोड, राइट, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा CA इज इंस्ट्रक्टर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर इन्होंने नॉट पूछा, इसलिए ये हो जाएगा सही आंसर। 32 का डी ऑप्शन सही है। लिखा है सॉरी सॉरी आंसर का ये सेल्फ पेसिंग इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है इफ द ट्यूटोरियल मोड इज यूज, यदि ट्यूटोरियल मोड का यूज करा जाए तो सेल्फ पेसिंग इम्पॉसिबल है, नहीं, सेल्फ पेसिंग पॉसिबल है। यदि ट्यूटोरियल मोड दे रखे हैं, बता रखा है कैसे कैसे यूज करना है, तो हम खुद उस चीज को कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, which was the main reason that diploma in higher education course for teachers at higher secondary level was discontinued in 1985 by the government of Maharashtra? क्या सबसे बड़ा कारण था डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन कोर्स में का फॉर टीचर, जो टीचर्स के लिए थे हायर सेकेंडरी लेवल पर, वो डिसकंटिन्यू करे गए 1985 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा? उसका कारण क्या था? द एम ऑफ हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इज नॉट अचीव थ्रू दिस कोर्स, जो एम था हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का वो इस कोर्स के थ्रू अचीव्ड नहीं हो पाया। दिस इज अ पोस्टल कोर्स, या पोस्टल कोर्स है। नो न्यू टीचिंग मेथड्स आर यूज इन दिस कोर्स,
कोई भी नई टीचिंग मेथड इस कोर्स में यूज नहीं हो रही थी, पढ़ाने की तरीके नए यूज नहीं हो रहे थे। द करिकुलम इज नॉट इनफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एट द हायर सेकेंडरी लेवल। जो करिकुलम था वो पर्याप्त नहीं था क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बढ़ाने के लिए एट हायर सेकेंडरी लेवल पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ पोस्टल कोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मेन कारण था कि ये पोस्टल कोर्स था, इसलिए इसे डिसकंटिन्यू करा गया 1985 में। In case of de-recognition of a college of education in the state of Maharashtra, they should appeal to which of the following NCT office? यदि कारण de-recognition पहचान हटाई जाए ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन की महाराष्ट्र स्टेट में, तो वो कौन सी किससे अपील करेंगे? एनसीटी ऑफिस में। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नदर्न, कौन सी एनसीटी ऑफिस में कमिटी से वो अपील करेंगे जाकर? तो वो अपील करेंगे वेस्टर्न रीजनल कमिटी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर्स द इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर वाज इम्प्लीमेंटेड? PMOST कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था? 1986, 1987, 1985, 1984। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1986 से 1990 तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंडर विच इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मटेरियल्स प्रोवाइडेड टू प्राइमरी स्कूल टीचर? कौन सी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मटेरियल्स प्रोवाइड हो रहे थे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को? SOPST, MOST, DPEE, IIPCAT। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मटेरियल्स प्रोवाइड हो रहे थे प्राइमरी स्कूल टीचर को कौन सी सर्विस के अंडर? इन सर्विस SOPST। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following component is related to respect of component of ethical standards in teaching profession? कौन सा रिलेटेड है एथिकल स्टैंडर्ड इन टीचिंग प्रोफेशन से कंपोनेंट? ऑनेस्टी, फेयर माइंडनेस, इंटरेस्ट, मोरल एक्शन। ईमानदारी, निष्पक्षता, रुचि, नैतिक कार्य। तो टीचिंग प्रोफेशन में कौन सा कंपोनेंट एथिकल स्टैंडर्ड का है? तो वो है फेयर माइंडनेस। फेयर माइंडनेस का मतलब है पक्षपात ना करता हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स? प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के की एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटरेस्ट, लॉयल्टी, इमोशनल वेलनेस। ऑप्शन है ABCD, इनमें से कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ। इंटरेस्ट, इमोशनल वेलनेस, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंटिलिटी। तो प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स के जो होंगे वो होगा तो कॉन्फिडेंटली, कोई भी बात होगी वो गोपनीय रखना, और एक होगा लॉयल्टी, ईमानदारी से रहना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी हिंदी ये रही, व्यावसायिक आचार संहिता की प्रमुख विशेषता क्या है? गोपनीयता, रुचि, निष्ठा, भावनात्मक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक ही होगा और एक ही होगा। Who recommended that only graduates with
3 years experience to be admitted to एमएड कॉलेज। इसने रिकमेंड किया था कि केवल ओनली ग्रेजुएट्स जो है वो ही 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके एडमिशन ले सकते हैं एमएड कोर्स में। यशपाल कमेटी ने, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिपोर्ट ने या चट्टोपाध्याय कमेटी ने। यशपाल कमेटी, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिपोर्ट या चट्टोपाध्याय। ये करा था एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ने। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन। 1964 में वही आया था। हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1966 में, 1964 में आया था। उसने बोला था कि ओनली ग्रेजुएट्स विद 3 इयर्स एक्सपीरियंसेस, जो ग्रेजुएट है केवल वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके ही एमएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी। अंडर सर्व शिक्षा अभियान इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर्स वाज डैश days while induction training newly recruited teachers was for dash। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर वाज डैश डेज और इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स फॉर डैश। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो सर्विस में है उन टीचर्स के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनके लिए कितने दिन की टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग। तो उनकी होनी चाहिए जो पहले से ही टीचर्स हैं उनकी होनी चाहिए 20 डेज की, सर्व शिक्षा अभियान में बोला गया। और जो पहले न्यूली रिक्रूट करे गए हैं टीचर्स उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए 30 डेज की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज मोस्टली यूज इन सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव। कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल है सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स करने में? परफॉर्मिंग आर्ट, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा? आर्ट, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन। आर्ट तो ये रहेगा साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी मनोविज्ञान। Question number 42. According to Bradfield and Morto, which of the following is the level 1 performance? इनके अकॉर्डिंग कौन सी लेवल 1 परफॉर्मेंस है? क्रिएटिंग, इमिटेटिंग, एक्सप्लेनिंग, कंपेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी नकल करना इनके लिए लेवल 1 की परफॉर्मेंस है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन स्पेशली एम्फसाइज्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा किस पर जोर देता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन है वो है मास्टरी पर, प्रोफिशिएंसी पर, एक्सपर्ट पर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन सबसे ज़्यादा जोर देता है मास्टरी ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशिष्ट कौशल की महारत हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 44।
According the Kilpatrick model of evaluation, on which level we can measure the institutional outcome. किलपैट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन इस लेवल पर हम मेजर कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स, लेवल ऑफ रिएक्शन, लेवल ऑफ लर्निंग, लेवल ऑफ ट्रांसफर, लेवल ऑफ रिजल्ट। तो हम किलपैट्रिक अकॉर्डिंग मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ मेजर कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स की लेवल ऑफ रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किलपैट्रिक मॉडल के अनुसार हम किस स्तर पर संस्थागत परिणामों को माप सकते हैं? प्रतिक्रिया का स्तर, सीखने का स्तर, स्थानांतरण का स्तर, परिणामों का स्तर। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरेंज द स्टेप्स ऑफ थिंकिंग इन देयर नॉर्मल सीक्वेंस। स्टेप्स अरेंज करने हैं थिंकिंग के इनके नॉर्मल सीक्वेंस में। कलेक्टिंग रिलेवेंट फैक्ट्स, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ड्राइंग कंक्लूजन, सेंसिंग अ डिफिकल्टी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग पॉसिबल हाइपोथेसिस। सबसे पहले स्टेप्स करने हैं थिंकिंग के नॉर्मल सीक्वेंस में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम सेंसिंग का डिफिकल्टी देखेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे सेंसिंग का डिफिकल्टी। हम ये महसूस करेंगे कोई डिफिकल्टी है, तो पहला ऑप्शन आएगा फोर्थ। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। पहले तो हमने महसूस करा कि कुछ परेशानी है, वो प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसका पता लगाएंगे। तो फोर्थ पहले, फर्स्ट बाद में। तो पहले का है फोर्थ, ये आ रहा, फिर फिफ्थ आ रहा। ठीक। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? एक और बात करेंगे हम कलेक्टिंग रिविलेंट फैक्ट्स। उसके अकॉर्डिंग हम उसके फैक्ट्स को, जो हमारे पास फैक्ट्स होंगे वो इकट्ठा करेंगे फर्स्ट। ठीक। फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मुलेट पॉसिबल हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हम वो टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, और फिर हम ड्राइंग कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले हम कठिनाई महसूस करेंगे, फिर समस्या को पहचान करेंगे, फिर हम एक तथ्य इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम संभावित परिकल्पना तैयार करेंगे, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थैंक यू।